हेलो, हाय, नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट्स के बारे में। यदि आप किसी टीचर एग्ज़ाम या रेलवे या अन्य एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमारी एक क्लास और हो चुकी है तथा यह साइंस की सेकंड क्लास है। अगर आप पहली क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उनके फैक्ट्स जो कि साइंस के विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नेपोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेपोस्कोप कहलाता है। इसके फैक्ट जान लेते हैं कि एनीमोमीटर एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, रेन गेज से वर्षा का मात्रक और नेपोस्कोप से बादलों की दिशा, गति, हाईग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग आवर्ती, तापमान, वेग व तरंगदैर्घ्य। तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। किसी भी आवर्ती के विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा को माप करने हेतु बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो पवन बल एवं वेग के मापन के लिए एमीटर, एनोमीटर, ओडोमीटर या अल्टीमीटर, इनमें से किसका उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर है सेकंड, एनीमोमीटर से पवन बल और वेग का मापन किया जाता है। इसके फैक्ट्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि किसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो एमीटोमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और एमीमोमीटर से यानी कि एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापन में काम आती है और ऑडियोमीटर से श्रवण यानी ध्वनि मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस केल्विन दोनों? तो बताइए फ्रेंड्स, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? इसका आंसर है केल्विन। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक केल्विन है। ऐसे मात्रक जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, अर्थात जो किसी मूल राशि या दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं होते। ये बेस यूनिट व मात्रक वर्णमाला होते हैं। तो ये कुछ राशियाँ और उनके मात्रक दिए गए हैं, तो इनको देखते हैं। लंबाई और दूरी का मूल मात्रक मीटर दिया है। द्रव्यमान मूल का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान और मूल मात्रक किलोग्राम होता है। समय मूल मात्रक सेकंड से समय मापा जाता है। ताप का जो मूल मात्रक है वो केल्विन होता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, ताप का केल्विन। अगला क्वेश्चन है, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? 71, 69, 73 या 82? इसका आंसर है 71। अंतर्राष्ट्रीय एसआई 71 में लागू किया गया था, जिसमें ये केल्विन, एम्पियर, कैंडेला बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक किलोग्राम यानी किलोमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीग्राम पर सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड और जूल मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक है किलोमीटर पर सेकंड। संवेग इसका मात्रक किलोमीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। संवेग को गतिकर्ता द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण को मापने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज किया जाता है। त्वरण को मापने के लिए मीटर सेकंड स्क्वायर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
त्वरण देखिए फ्रेंड, त्वरण एक सदिश राशि है जो एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन के माप होता है। और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय होता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में धनात्मक लिया जाता है तो ये वेग के विपरीत दिशा में है और इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है त्वरण ए इक्वल टू वी बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। ठीक है, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब आ जाए वेवलेंथ पर। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर्ट्ज, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकंड या मीटर। इसका है तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? स्लीडन स्वान ने, न्यूटन ने, जॉर्ज बार्डन डब्ल्यू तथा शोकले ने, सीवी रमन ने। तो इसका आंसर है बार्डिन डब्ल्यू, बार्टेन तथा डब्ल्यू शोकले ने। व्याख्या है दुनिया का पहला सफल पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज में डब्ल्यू शोकले के नेतृत्व में जे बार्डेन तथा डब्ल्यू बार्टन के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। स्टैनफोर्ड डेवलपमेंट कोड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज का श्रेय 1988 में स्कॉट वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर को जाना जाता है। बस इसमें इतना ध्यान रखना है। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु या कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। पेनिसिलिन का स्रोत है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल। अभी ऊपर देखा अपन ने जीवाणु व कवक द्वारा, तो पेनिसिलिन का स्रोत कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर एस.सी. माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में, मिसाइल तकनीकी क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में या पर्यावरण क्षेत्र में। इसका आंसर है पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में। इसकी ये इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। जीव विज्ञान के जनक ध्यान रखना है आपको, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आ जाइए बॉल पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है एल बीरो ने बॉल पेन का आविष्कार किया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार 1931 में जोस बीरो ने किया था। बाद में उन्होंने अपना नाम जोसेफ बीरो रख लिया। निम्नलिखित में किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? सलीम अली, अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा या सीवी रमन। तो बताइए, बर्डमैन भारत के सलीम अली को बर्डमैन के नाम में जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन है 12 नवंबर 1896 को जन्मे सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मुख्य योगदान भरतपुर के केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य में है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार इसका आंसर है नरेंद्र कंपानी ने। इसके बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका है जो विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान रखना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। और बस एक इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान रखनी है आपको। एक्सरे की खोज रोएंटगन ने की। एक्सरे के बारे में जानते हैं। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोएंटगन विकिरण भी कहते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने। रडार वस्तु का पता लगाने वाली एक
प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। रडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका नौसेना वर्ष 1940 में डिटेक्शन एंड ट्रेजिंग के लिए किया गया था। सुमेलित नहीं है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सुमेलित टेलीस्कोप, इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो ये नहीं है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, बिल्कुल सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन भी सही है। डायनामाइट अल्फ्रेड विन नोबेल ये भी सही है, लेकिन टेलीस्कोप मार्कोनी ये गलत है। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने, थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। इसका विस्तार का अर्थ है उद्दीपन उत्सर्जन प्रक्रिया। वायुयान का आविष्कार राइट एंड विलियम राइटर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और कब किया? 1876 में प्रथम यूएस पेटेंट प्राप्त किया। प्रथम प्रायोगिक टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो दूसरा सिरा संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है, या चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है, या फिर ठंडा नहीं होता। अगर लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोएंगे तो इसका आंसर आएगा कि ठंडा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। लकड़ी चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लकड़ी ताप विद्युत का कुचालक होती है। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा, पहले तो हमने लकड़ी को डुबो कर देखा, अब स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा, या विकिरण से होगा, या संवहन से होगा। इसका आंसर है 3, यानी चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। चालन अणुओं की टक्कर से पदार्थ के माध्यम में ऊष्मा गति हो। चालन तब होता है जब अलग अलग तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इलेक्ट्रॉनिक एसिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्पेग्नोमेनोमीटर या स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है, हृदय की धड़कन सुनना, और कार्डियोग्राफ हृदय रोगों की निदान। इसका आंसर देखते हैं सेकंड, यानी ए में 2 और बी में 1, सी में 4। ए में 2, बी में 1 और सी में 4 और डी में 3, यानी इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ मस्तिष्क रोगों का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगी निदान, स्पेग्नोमेनोमीटर रक्तचाप, और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, लुईस पाश्चर किस मूल के थे? लुईस पाश्चर फ्रांसीसी मूल के थे। इसके बारे में कहा गया है कि लुईस पाश्चर सामान में ही दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर कीटाणुरहित करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो इसका राइट आंसर है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी, फलतः पृथ्वी पर 365 दिन का होता है वर्ष छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है? द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य आसंजक बल, अणुओं के मध्य संसर्ग बल, या अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, या अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो इसका आंसर है अणुओं के मध्य संसर्ग बल। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण है कि
उसके अणुओं के मध्य संसर्ग बल कार्य करता है। एक पदार्थ अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल संसर्ग बल कहलाता है। जिन द्रवों के अणुओं के बीच कार्यकारी संसर्ग बल अधिक होता है वह बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करते। जैसे पारा बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन में बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण परासरण के कारण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव्य संकुचन। तो स्टोव वाले बत्ती केरोसिन में बत्ती ऊपर चढ़ना पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ती है। जानते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने पर विद्यमान तनाव के कारण सिकुड़ता न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के अन्य उदाहरण देखते हैं। कांच की नली के सिरों का बर्नल की ज्वाला में गर्म होने पर गोल होना। कांच की नली के सिरों का बर्नल की ज्वाला पर गर्म होने पर गोल हो जाता है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल को अधिक बड़े बुलबुला बनना। पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होना। फुहारे से ठंडक उत्पन्न होना। द्रव बूंदों की गोली आकृति, सुई का जल में तैरना, साबुन व अपमार्जक की शोधन क्रिया, कोशिका क्रिया, शीशे के छर्रे बनना। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्वारा पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैलता है। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए। ये सभी पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होना कारण है वायुदाब, जल के कारण, घनत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है। यह भी हमने देखा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, शांतता, प्रत्यास्थता या घर्षण। इसका भी आंसर ये भी पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या फिर नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो पानी का स्तर वही रहता है, ना वो ऊपर उठता है ना ही नीचे होता है, और ये सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत बोला जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बताइए, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होना, बर्फ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होना। इसका आंसर है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरती है। यानी कि बर्फ का घनत्व क्या होगा? कम, और जल का घनत्व ज़्यादा। एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है तरल जल की अपेक्षा अधिक शान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, या फिर तरल पृष्ठ पर कम है, या तरल जल की अपेक्षा अधिक ज़्यादा है। तो इसके आंसर है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।